इंडिया ने जब अपना इकोनॉमिक सिस्टम सेटअप किया था इंडिपेंडेंस के बाद, प्लानिंग करी थी, तो उसने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन क्या से क्या हो गया, देखते देखते 40 साल के बाद उसकी इकोनॉमी बैठ चुकी थी पूरी। तो आज की वीडियो में बोर्ड बूस्टर क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे उसने रिकवरी करी थी, और एक बहुत अच्छा मोटिवेशन लेंगे उससे। लेकिन मोटिवेशन का एक और अच्छा सोर्स है जो अभी थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। वो क्या है? दिमाग से निकालना है बहाना और जल्दी से बजाना है वो मोटिवेशनल गाना। एडू कैप्टन के साथ अपने सपने साकार करे, बोर्ड्स हो या सीयूईटी हम आपके साथ चले, स्टेप बाय स्टेप हम आपको करे गाइड, टॉपर्स की गिनती में आप अपने नाम रहे, मजा भी पढ़ाई भी ये बोर्ड बूस्टर, कोई वजह नहीं भाई से ना नो तू कर, तुम भी टॉप कर विद एडू कैप्टन है। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं हमारा एलपीजी चैप्टर। और एलपीजी से मेरा मतलब है आपके घर का सिलेंडर, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ये आपने टर्म पहले भी कई बार सुना और ये चैप्टर आपने पहले भी कई बार पढ़ा। तो हमारे क्लास 12 में हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं, जो ऐसी टर्म्स हम पढ़ेंगे जो आपने इससे पहले नहीं सुनी और शायद आपको मतलब भी ना पता हो। तो ध्यान से सुनिएगा हमारे आज की इस क्लास को, ठीक है जी। तो सबसे पहले आप आते हैं पिछली वीडियो पे, जहां पर मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने सारा अपना इकोनॉमिक सिस्टम सेटअप किया था, 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट करी थी, गोल्स ऑफ प्लानिंग ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने वहां पर देखा था कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी चूज करी थी, जिसमें अच्छे फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट प्लस अच्छे फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट दोनों इंक्लूड करे थे। लेकिन वो दाव जो है वो इंडिया पे ना थोड़ा भारी पड़ गया था, ठीक है। कई बार ऐसा होता है अच्छी इंटेंशन से किया हुआ कोई सब माफी, अच्छी इंटेंशन से किया हुआ काम कभी भी उसको हम गलत नहीं मान सकते, ठीक है। तो पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेशन था वो बहुत ज्यादा था, वो बहुत ज्यादा कंट्रोल और रेगुलेशन कर रहा था हमारी इकोनॉमी पे, और प्राइवेट सेक्टर को टोटली इग्नोर कर दिया था। लेकिन कंट्री को अगर ग्रो करना है तो प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा फ्रीडम देना पड़ेगा, तभी बिजनेसेस हमारे ग्रो करेंगे। आज आप देख सकते हैं हमारे अंबानी जी, टाटा जी, अडानी जी कितना ग्रो कर रहे हैं और उनके साथ इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है। तो ये बहुत जरूरी है हमारा। तो डोमिनेंस ऑफ जो पब्लिक सेक्टर था वो 4 डिकेड मतलब 40 साल तक रहा था हमारी कंट्री में, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस और ये सब करे, जिसने हमारी ग्रोथ के ऊपर एक ढक्कन सा लगा दिया था, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि रीजंस क्या थे कि हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हाँ जी, क्या बोला जाता है? एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से हम कॉमनली बोलते हैं। तो इंडिया में हुए थे 1991 में। तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर थी, ठीक है, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव था वो वेलफेयर था, कभी भी प्रॉफिट मोटिव नहीं हो सकता किसी भी पब्लिक सेक्टर का। उसके बाद डेफिसिट इन बीओपी, क्योंकि इंपोर्ट्स बड़े हाई थे, क्योंकि हमारी जो हालत थी वो बहुत ही पतली हो चुकी थी भैया। तो हमें बाहर से खाना मंगवाना था, बाहर से हम लोन लेते थे ये वो, तो इंपोर्ट्स काफी हाई थे और एक्सपोर्ट बहुत ही कम थे, क्योंकि इंडियन इंडस्ट्रीज इतनी अच्छी नहीं थी और हाई प्राइस थे जो अच्छी थी। उसके अलावा इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो था, वो दाम जो था वो स्काई को छू रहा था हमारे, ठीक है जी। उसके बाद फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो था वो लोएस्ट लेवल तक पहुंच गया था, ठन ठन गोपाल हो जाते हैं हम थोड़ी देर में। और उसके बाद हाई बर्डन ऑफ डेट्स, बाहर से उधार मांग मांग के हमारे ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था, और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट जो थी वो गवर्नमेंट की थी। तो ये सारे बड़े सारे रीजन थे जिस वजह से एलपीजी पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी पड़ी, ठीक है जी। तो उस वक्त की जो इंटरनेशनल एजेंसी थी जिससे हमने काफी सारा लोन ले रखा था, एक बड़े बुजुर्ग की तरह उसने हमें एडवाइस किया कि भैया ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ले लो। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये सबसे पहले तो रिस्ट्रिक्शंस हटाओ प्राइवेट सेक्टर पे, जरा ग्रो करने दो जरा अच्छे से उसको। उसके बाद गवर्नमेंट रोल कम कर दो भैया, क्योंकि वेलफेयर जितना होना था हो गया लोगों का, अब थोड़ा सा जेब में धन पैसा दमड़ी आने दो। उसके बाद ट्रेड रिस्ट्रिक्शन तो बिल्कुल हटा दो फॉरेन कंट्रीज के साथ। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एक्सचेंज होंगी, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होंगे, तो भैया दोनों कंट्रीज ग्रो करेंगी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पे हम आते हैं, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ने से पहले हम ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं भैया क्या था। तो एनईपी के 2 मेन ऑब्जेक्टिव थे। सबसे पहला स्टेबलाइजेशन मेजर्स लेना, मतलब शॉर्ट टर्म की जो हमारी ये जो नैया है, ये जो गोते खा रही है इधर से उधर, वो थोड़ी सी स्टेबल हो जाए भैया। क्योंकि भैया ऐसे ऊपर नीचे इकोनॉमी ना, तो हार्टबीट भी बड़ी ऊपर नीचे हो रही थी, ठीक है। इतनी भी फ्लैट ना हो जाए हार्टबीट की बंदा ही डेड हो जाए, लेकिन थोड़ी बहुत तो स्टेबल होनी चाहिए ना। वो कैसे होती? जब हम अपना बीओपी सिचुएशन को करेक्ट करते और थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाते। उसके बाद स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो था वो सेकंड ऑब्जेक्टिव था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमने अडॉप्ट करा था कि भैया पब्लिक का जो रोल होगा, पार्टिसिपेशन होगा, वो ज्यादा होगा और प्राइवेट का कम होगा, उसको थोड़ा सा चेंज करना लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए। उसके लिए हमें अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी थी इकोनॉमी की, और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना था, क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज वो मजेदार नहीं थी, ऐसे सो रही थी भैया। क्यों? क्योंकि बाहर से कोई कंपटीशन ही नहीं था, पूरा ट्रेड ही रोक रखा था हमने।
उसके बाद आते हैं हमारी एलपीजी पे, और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, बहुत ही मोटिवेटिंग है कि भैया इंडिया एकदम से वो जो यूटर्न लिया था ना इंडिया ने, ठीक है, ऐसी ही मोटिवेशन के लिए ना आप नो योर करियर वीडियो देखिएगा एडु कैप्टन के चैनल पे, जहां पर आपको ना अपने जो भी आपने करियर चूज किया, नहीं भी किया तो वहां पर आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। और प्लस उसके टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करना, ठीक है, करियर डिस्कशंस का पार्ट बनना, आपको वहां पर अपने जैसे या जिन्होंने करियर चूज कर लिया उनकी पर्सनल एडवाइसेस मिलेंगी आपको, तो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन पे आते हैं। लिबरल का मतलब होता है फ्रीडम देना, फ्री करना किसी को। तो रिमूव ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट सेक्टर, तो वो जो जितनी भी ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखी थी वो हटा दो। अब एक एक करके पढ़ेंगे उसमें था क्या। तो सबसे पहले आते हैं रिफॉर्म्स में, लिबरलाइजेशन में इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स हुए थे, क्योंकि इंडस्ट्री को ग्रो करवाना था। तो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने अडॉप्ट करी थी जुलाई 24, 1991 में। उसमें क्या हुआ था, उसमें कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़कर, जैसे लिकर, डिफेंस इक्विपमेंट्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, इनको छोड़ के सबके ऊपर रिडक्शन, जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग थी वो रिड्यूस कर दी थी। पहले क्या था, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग रखी थी कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है हर चीज के लिए, अगर आपको ग्रो करना है, दूसरे प्रोडक्ट में जाना है, इवन अपने बिजनेस को बंद भी करना है या कम भी करना है, ठीक है जी, तो उसके लिए भी वो थी, परमिशन लेनी पड़ती थी गवर्नमेंट की, रिटर्न परमिशन, लेकिन वो हटा दी थी। उसके बाद लाइसेंस जो था वो सिर्फ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज पे रख दिया था, जो कि जरूरी थी, वो वाली इंडस्ट्रीज जैसे सिक्योरिटी या फिर स्ट्रेटेजिक कंसिडरेशन, तो उन पे रखा लाइसेंस, उसके अलावा सब पे हटा दिया। पब्लिक सेक्टर का रोल कम कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर का था वो 17 था, ठीक है जी, 17 इंडस्ट्रीज, अब सिर्फ 3 रख दी, जिसमें डिफेंस थी, एटॉमिक एनर्जी थी एंड रेलवे थी। इसमें ही गवर्नमेंट का रोल रखा। उसके बाद डी रिजर्वेशन कर दी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे, ठीक है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो डेफिनेशन वो होती है जिसने प्लांट एंड मशीनरी में अपने बिजनेस की 1 करोड़ से ज्यादा पैसा नहीं लगा रखा, ठीक है जी। तो वो लिमिट 1 करोड़ तक कर दी थी, पहले 25 लाख या उससे भी कम हुआ करती थी, वो डी रिजर्वेशन, ताकि हम और इंडस्ट्रीज को जो है अपनी एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की पॉलिसी में हम कवर कर सके। उसके अलावा मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट जो था वो अप्रूव हो चुका था। उसमें अप्रूवल में क्या, किसी को भी मोनोपोली नहीं बनाने देंगे, मतलब कोई भी ऐसा बिजनेस जो बाकी सारे, कोई भी ऐसी शार्क बनने की कोशिश कर रहा है पानी में और बाकी मछलियों को खा के सिर्फ अकेला राज करना चाहता है, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या होता है, सबसे पहले तो ये आरबीआई जो है हमारी इंडिया को कंट्रोल करता है, तो ये इसी ने सारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो है वो लिए थे। तो आरबीआई का जो रोल था वो रेगुलेटर, रेगुलेशन से हटाकर ना फैसिलिटेटर, कि आपकी हेल्प करेगा, बैंक्स की हेल्प करेगा। इंडियन एज वेल एज फॉरेन प्राइवेट बैंक्स को एस्टेब्लिशमेंट दे दी थी, हरी झंडी दिखा दी थी उन्होंने। उसके बाद एफडीआई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन बैंक जो है वो बढ़ा दी थी 51% की, फॉरेन बैंक जो है यहां पर आकर सीधा अपनी ब्रांचेस खोल सकते हैं। उसके बाद ईज इन एक्सपेंशन प्रोसेस, किसी बैंक को बढ़ना है, आउट ऑफ कंट्री भी जाना है तो ईजी हो जाएगा, और सेटअप न्यू ब्रांचेस बहुत ईजी, पहले बड़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। उसके बाद टैक्स रिफॉर्म्स पे आते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए टैक्स के लिए। सबसे पहले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो फिस्कल पॉलिसी में आता है, ये सारा जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और पब्लिक एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होता है, तो ये सारा फिस्कल पॉलिसी में आता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है इंडिविजुअल्स की इनकम्स पे लगाए जाते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज के सेल परचेज पे या प्रोडक्शन पे लगाए जाते हैं। तो टैक्सेस तो कम कर दिए थे, क्योंकि भैया जो आपका टैक्स इवेजन हो रही थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसीलिए टैक्स रेट जो थे, हाई टैक्स रेट थे, वो रीजन थे टैक्स इवेजन के। भैया जब ज्यादा टैक्स रेट होगा, अगर आपकी इनकम का आप 100 रुपए कमा रहे हो और 50 रुपए सरकार की जेब में जा रहा है, ठीक है, तो लोग चोरी करेंगे, टैक्स की ब्लैक मनी इकट्ठा होगा, तो उन्होंने टैक्स रेट थोड़ा सा कम कर दिया। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी रिफॉर्म लाए, नए नए टैक्सेस लाए, या फिर जो रिटर्न फाइलिंग थी वो इजी कर दी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसेस हो गया। तो ये टैक्स रिफॉर्म्स के कुछ मेजर्स थे। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या हुआ था, सबसे पहले तो डीवैल्यूएशन कर दी थी। अब ये डीवैल्यूएशन किस बला का नाम है ये आप पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी वाले चैप्टर में, मतलब अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू को, लोकल करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे उससे, टू ओवरकम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। उसके अलावा मार्केट, वो रेट, जो मेथड होता है वही चेंज कर दिया कि भैया फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होगा। तो वो पहले गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती थी, जिसको आप वो कहते हो फिक्स्ड। उसके बाद डिमांड एंड सप्लाई को अलाउ कर दिया था कि तुम डिसाइड करो, ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्लोटिंग। उसके बाद आता है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स। तो जो जितना भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस थी क्वांटिटेटिव, वो हटा दी थी कि इतने लिमिट से ज्यादा नहीं जा सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकते या इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो सब हटा दी थी। एक्सपोर्ट ड्यूटी रिमूव कर दी थी, क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाना था, बीओपी की हालत जो थी वो बड़ी ही खस्ता थी। उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी भी कम कर दी थी, क्योंकि हमें जो है कंपटीशन भी बढ़ाना था कि हमारी इंडस्ट्रीज जो है उनका खून खोले, ठीक है जी, वो फैजल की तरह वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में,
ठीक है। उसके बाद रिलैक्सेशन इन इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम। तो इंपोर्ट लाइसेंसिंग सिस्टम, जब आपको इंपोर्ट करना है तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, एक्सपोर्ट करना है एक्सपोर्ट लाइसेंस चाहिए होता है, उनका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा आसान कर दिया था। उसके बाद आते हैं हम हमारी प्राइवेटाइजेशन पे। प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि जो पब्लिक कंपनीज है, ठीक है जी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, पब्लिक कंपनीज नहीं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, उनको बेच बेच के प्राइवेट कर देना किसी प्राइवेट बंदे को, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होता है उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर, तो वो कई ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती है उनको छोड़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो पब्लिक की वेलफेयर के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर यही कोई प्राइवेट बंदा चला रहा होता तो वो उसको ग्रैब कर लेता और इकोनॉमी उठती, उसकी कंपनी उठती, ठीक है। तो प्राइवेटाइजेशन जो है वो दो तरीकों से थी। वो दो तरीके कौन कौन से थे, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट, कि सबसे पहले तो भैया ओनरशिप ट्रांसफर कर दो पब्लिक टू प्राइवेट, या फिर एक पार्ट ऑफ इक्विटी बेच दो, पीएसयू, जिसको आप पॉपुलरली डिसइन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ये डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार पेपर में। पर्पस क्या था भैया प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है, कि थोड़ा फाइनेंशियल डिसिप्लिन आएगा। लोग जब अब प्राइवेट बंदा चलाएगा वो तो पैसों की सोचेगा, वो मनी माइंडेड हो जाएगा, तो वो ग्रो करेगा। और मॉडर्नाइजेशन, वो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज मंगवाएगा, ठीक है जी, गुड्स को जितना चाहे अच्छा करेगा और पैसा भी अच्छा लेगा। फिर गवर्नमेंट ने कुछ और स्टेप्स लिए थे, जो जो उसने पीएसयू नहीं बेची थी, नहीं प्राइवेटाइज करी थी, तो उसके लिए क्या करा था उन्होंने, स्पेशल स्टेटस दे दिया था कुछ पीएसयूज को, ठीक है जी। वो रत्ना क्या बनाते हैं, ये किंग विक्रमादित्य थे, उन्होंने भी ऐसे ही अपनी जो काउंसिल होती थी उनको रत्ना दे दिए थे, क्योंकि वो उनके स्पेशल लोग थे। ऐसे ही गवर्नमेंट की जो स्पेशल एंटरप्राइजेस थी उन्होंने उनको रत्नास के नाम दे दिए, जैसे नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्ना। तो 2017 तक टोटल 8 महारत्न थे, 16 नवरत्न थे एंड 74 मिनी रत्न थे, और ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि आज की डेट में भी। और जुलाई 2021 तक 10 महारत्न, 14 नवरत्न एंड 73 मिनी रत्न है। भैया ये नवरत्न उनका नाम है, ये स्पेशल स्टेटस दिया गया है जहां पर कंपनीज को और ग्रो किया जाता है, पब्लिक एंटरप्राइजेस पे स्पेशल अटेंशन दी जाती है। उसके बाद आते हैं लास्ट पे, विच इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोब मतलब जिसमें सारी कंट्रीज आ गई, तो इसका मतलब होता है कि नेशनल इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, कि भैया ये बैरियर्स हटा दो, ये तोड़ दो, ये दीवारें और ये सब कुछ हटा दो, और कैपिटल और ट्रेड मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा इजी हो जाए। एम क्या होता है, बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाने का, और बंदे इधर से उधर नहीं जा सके, वो तो वीजा ही लगेगा, लेकिन सामान तो इजिली जा सकेगा, क्योंकि सारी कंट्रीज का एक साथ भला हो, ठीक है जी। भगवान सबका भला करे, लेकिन शुरुआत हमसे करे। उसके बाद एफडीआई कर दी थी हमने 51%, ताकि कुछ अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी इन्वेस्टमेंट आ सके हमारी इंडस्ट्रीज में। और अब परमिशन नहीं चाहिए थी, अगर हमें कोई भी फॉरेन टेक्नीशियन जो था वो हायर करना था, या कोई टेस्टिंग इंडिजियसली डेवलप टेक्नोलॉजी हमने करनी थी 1 करोड़ तक के लिए। 1 करोड़ से ऊपर है तो हमें परमिशन लेनी पड़ती थी। और रुपये को हमने पहले भी पढ़ा, डी वैल्यू कर दिया था 20% से, ताकि एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ जाए। आउटसोर्सिंग क्या होता है, आउटसोर्सिंग की ग्लोबलाइजेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि जब कोई चीज आप घर पे ना बना के, आज खाना आप घर पे ना बनाओ और जोमेटो स्विगी से कर लो, तो वो आउटसोर्सिंग हो गया, ठीक है जी। तो ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम एक्टिविटीज टू थर्ड पार्टी, किसी बाहर वाले को दे दो, विच अर्लियर परफॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, पहले खुद कर रहे थे अब किसी बाहर वाले को दे दिया। तो जितना आईटी, हमारी टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है और हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूवमेंट होती जा रही है, कि भैया आज की डेट में बच्चा कनाडा जाता है पढ़ने, या अमेरिका जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, लंदन जाता है, तो ऐसा लगता ही नहीं है, वीडियो कॉल हो रही होती है, ठीक है जी, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि बाहर गया हुआ है। तो जो हमारी आउटसोर्सिंग है ना वो और इंटेंस हो गई, और इंडिया जो है ना आज की डेट में डिफरेंट कंट्रीज का ना एक हॉटपॉट बना हुआ है आउटसोर्सिंग का, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत सारे लोग हैं और आईटी टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इधर की इंप्रूव हो रही है। अब आते हैं डब्ल्यूटीओ, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है ग्लोबलाइजेशन में। तो ये जो डब्ल्यूटीओ है ये बनी थी आपकी 1995 में। ये इससे पहले जानी जाती थी जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, जीएटीटी से, ठीक है जी। तो 1948 में जीएटीटी बना था 23 कंट्रीज के साथ, फिर उसका हटाकर डब्ल्यूटीओ ले आए थे, और एट प्रेजेंट 164 मेंबर्स हैं डब्ल्यूटीओ के, और जो भी डब्ल्यूटीओ के मेंबर होता है वो डब्ल्यूटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपर्ली फॉलो करता है। अब इसका फंक्शन क्या है डब्ल्यूटीओ का, क्यों बना दिया, ये फूफा जी क्यों आ गए हमारी लाइफ में? इसका काम होता है टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड इजी, ट्रेड और नॉन ट्रेड टैरिफ्स हटाने के लिए, ठीक है जी। उसके अलावा टू एनलार्ज प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ सर्विसेज, कि भैया प्रोडक्शन हर कंट्री की बढ़े और सर्विसेज अच्छी हो जाए। टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के लिए भी होता है कि भैया कंपनीज को थोड़ा प्रोमोट करा जाए कि आप
हेल्दी इन्वायरमेंट फ्रेंडली थोड़े से प्रोडक्शन मेथड्स यूज करो, एंड टू एस्टेब्लिश रूल्स बेस्ड ऑन ट्रेडिंग रिजाइम। तो ऐसे रूल्स बनाते हैं जिससे ट्रेडिंग जो है वो बहुत इजी हो जाए। तो ये फूफा जी है, ये अच्छे फूफा जी है हमारे, ठीक है जी। तो आई होप आज की वीडियो में आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन होगी हो एलपीजी चैप्टर की, ठीक है जी। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप एडू कैप्टन के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे जाकर आप जरूर उसके प्रीमियम कोर्सेज को देखना, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प होगी आपके आने वाले एंट्रेंस एग्जाम में। तो टाइम मत वेस्ट करना यार, अभी तो मोटिवेशन लिया एलपीजी चैप्टर से, इंडिया से हमने, तो उसी मोटिवेशन के साथ थोड़ा सा एडू कैप्टन के एप्लीकेशन के प्रीमियम कोर्सेज को चेकआउट करो आप, तब जाकर आपको समझ आएगा कि भैया क्लासेस कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।